मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की नीतियां आज उस हद तक पहुंच गई हैं जहां आदिवासी बच्चों को बेघर कर उन्हें सड़क पर भीख मांगने को मजबूर किया जा रहा है। ये वाक्य लिखा हुआ पोस्ट शेयर किया है कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने, जिसमें लिखा है कि वन अधिकार अधिनियम को ताक पर रखकर सरकार जंगल बेच रही है और गांव उजाड़ रही है। हालांकि पोस्ट में ट्राइबल आर्मी के हवाले का जिक्र है, मगर सवाल यह है कि क्या ये सच में नीतियों का ऐसा चेहरा है जो एक तरफ विकास का ढोल पीटता है और दूसरी तरफ बच्चों के आंसू पोंछने की जहमत नहीं उठाता। पिछले दिनों देवास जिले के खातेगांव से जैसी तस्वीरें सामने आईं, जो खबरें आईं उसे जानकर मन बेचैन हो उठेगा। पहले ये तस्वीरें देख लीजिए जिसे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक्टिविस्ट हंसराज मीना के हवाले से शेयर किया है और विस्मय बोधक चिन्ह लगाते हुए लिखा है कि इसलिए आदिवासी नक्सली बनते हैं। ये वाक्य हम कोट कर रहे हैं। पहले दिग्विजय सिंह द्वारा शेयर किया गया वीडियो देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम गरीब हैं, हम मांग के खाते, हमारे घर में कोई नहीं। हम गरीब हैं, हम मांग के खाते, हमारे घर में कोई नहीं। पोस्टेड वीडियो से जाहिर है और न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने खबर की पुष्टि भी की है कि बारिश के दिनों में वन विभाग ने आदिवासियों के घरों पर बुलडोजर चला दिया और छोटे छोटे बच्चे सड़क पर रोते बिलखते रहे। महिलाएं अपना सामान बचाने की कोशिश में लगी रहीं, सभी बेबस नजर आए, लाचार नजर आए, बुजुर्गों की आंखों से आंसू टपक रहे थे। ये दृश्य हमें सोचने पर मजबूर जरूर करते हैं। ये रोते बिलखते वो लोग थे जिनकी जिंदगी जंगलों से जुड़ी हुई थी। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने नक्सलवाद और आदिवासी उत्पीड़न पर चर्चा छेड़कर माहौल गर्म कर दिया है। जहां मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं और सुरक्षा बलों के अभियानों पर जोर देते हैं, वहीं जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने नक्सलवाद को गरीबी और शोषण के साथ जोड़ा था, जिसमें समस्या का हल भी सुझाया था। साल 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास और संवाद की बात कही थी। तो क्या सरकारों के बदल जाने से नीतियां इतनी बदल गईं कि जिन्हें पहले मुख्य धारा में लाने की कोशिश होती रही, उनके लिए अब सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को प्राथमिकता मान लिया गया? ये सवाल है। दरअसल साल 2014 के बाद सरकार की नीति में बड़ा बदलाव आया। वो दौर बीत गया जब नक्सलियों के मुख्य धारा में लाने की बात होती थी। अब सरकार सख्त है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में कहा था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। इससे पहले साल 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विकास का वादा किया था और भरोसा बहाल करने का प्रयोग करने की कोशिश की, मगर नक्सली घटनाएं नहीं रुकी। अब पता नहीं कि नीतियों का उलटफेर क्या नतीजे लाएगा। प्रश्न ये भी है कि नक्सलवाद का कारण क्या है, इसकी समीक्षा भी क्या अलग अलग दलों ने अलग अलग तरीके से की या फिर कारणों की समीक्षा करने वाली रिपोर्ट तैयार कर देखी ही नहीं गई और बिना कारण जाने ऑपरेशन चलाने या फिर विकास और सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दे दिया जाने लगा? सवाल महत्वपूर्ण है। स्टेन स्वामी और प्रोफेसर साईं बाबा जैसे नाम आज भी सवाल उठाते हैं। साल 2021 में स्वामी की हिरासत में मृत्यु हो गई और साल 2024 में साईं बाबा को बरी किया गया। यही सवाल है जो कितना सही है, विचार करना होगा,
क्योंकि साईं बाबा और स्टेन स्वामी पर नक्सल के आरोप सिद्ध नहीं हुए। बताना जरूरी है कि स्वामी की आयु 80 वर्ष से ज्यादा रही, जो पार्किंसंस रोग से पीड़ित थे, और साईं बाबा 90% तक शारीरिक रूप से अक्षम थे। दोनों ही लंबे अरसे तक नक्सल कनेक्शन होने के आरोप में जेल में रहे। जंगलों से कॉरपोरेट हित जुड़ रहे हैं। जहां आदिवासी रहते हैं, हसदेव अरण्य में अडानी के प्रोजेक्ट के लिए हजारों पेड़ काटे गए। लिहाजा सवाल बनता है कि क्या आदिवासियों, गरीबों को मुख्यधारा में लाने की चिंता भी समाप्त होती जा रही है? जंगलों से ही सुरक्षा बलों के अलग अलग ऑपरेशन में नक्सलियों के मारे जाने की खबरें आती हैं। इनकी संख्या सैकड़ों तक जाती है। जब बीजापुर के सारकेगुड़ा फर्जी एनकाउंटर के आरोपों का जिक्र होता है तो चिंता होती है कि क्यों जंगलों में शांति भंग होती जा रही है। क्या ये नीतियों में विरोधाभास आदिवासियों के विश्वास को तोड़ रहा है? भले ही कारण कुछ भी हो, आर्थिक, सामाजिक या फिर कोई और। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि साल 2012 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के सारकेगुड़ा की घटना के बारे में, जहां से कथित फर्जी एनकाउंटर की कहानी सामने आई, जिसका जिक्र जख्मों को हरा कर देता है। उस वक्त छत्तीसगढ़ राज्य में तात्कालिक सीएम रमन सिंह की बीजेपी सरकार थी और केंद्र में यूपीए की सरकार। जब 17 आदिवासियों की मौत को एनकाउंटर बताया गया था, जिसमें 12 से लेकर 17 साल तक के नाबालिग भी मरे थे। पहले इसे सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान की कामयाबी बताया गया। जब स्थानीय आदिवासियों और मानवाधिकार संगठनों ने इसे फर्जी मुठभेड़ करार दिया और कहा कि मारे गए लोग निहत्थे ग्रामीण थे, तो सरकार ने इन दावों को नक्सलियों का प्रचार बताया। हालांकि जब दबाव बढ़ा तो जांच के आदेश दिए गए। जस्टिस एन.के. अग्रवाल आयोग को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। साल 2019 में जस्टिस एन.के. अग्रवाल आयोग ने जांच के बाद इसे फर्जी मुठभेड़ पाया, लेकिन इंसाफ में देरी होती रही। पीएम मोदी अक्सर अर्बन नक्सल की बात करते हैं, लेकिन क्या अर्बन जागरूकता नक्सल हिंसा को रोकने में कारगर नहीं हो सकती? क्या आदिवासियों के हित में काम करने वाले शिक्षित आदिवासी, जो अर्बन आदिवासी हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन्हें क्या अर्बन नक्सल जैसे शब्दों से जोड़ना आसान नहीं हो सकता? जबकि असलियत यह है कि आदिवासियों का विकास ही नक्सलवाद से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि कोई दो राय नहीं कि हिंसा पर उतारू नक्सलियों का सफाया करना ही जरूरी हो जाता है, मगर कोशिश आखिरी वक्त तक हिंसा को टालने की भी होना जरूरी है। 60% से ज्यादा नक्सली आदिवासी समुदाय से आते हैं, जो गरीब हैं, ऐसी रिपोर्ट्स कहती हैं। बगैर पुनर्वास इन्हें विस्थापन किस ओर धकेल देगा पता नहीं। क्या ऐसे में नक्सलवाद के करीब जाने की इनकी संभावना पैदा नहीं होगी? क्या शोषण, गरीबी और नीतिगत विफलता के कारण ही आदिवासी नक्सली बन रहे हैं? पहले नक्सलवाद को समर्पण से हल करने की बात की जाती थी, आज मुठभेड़ प्राथमिकता हो चुकी है, या फिर यूं कहें कि सैन्य अभियान प्राथमिकता बन चुके हैं। क्या भविष्य में आदिवासी हक की आवाज सुनी जाएगी या यही सिलसिला चलता रहेगा? क्या सामाजिक न्याय के बिना समस्याओं का समाधान संभव हो सकता है? उत्तर कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, हमारा नाम सौरभ दुबे।